बैठो बैठो, उधर उधर से अच्छे से समझ में आए। सामने ना, इधर इधर इनके राइट साइड से, वरना इस पे बैठोगे। चलिए ठीक है। बस कल डिस्कस किया था, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि पार्टिकल और वेव में क्या डिफरेंस है। हमने बोला था पार्टिकल क्या होता है, लोकलाइज्ड, और वेव क्या होती है सर, मतलब कि लोकलाइज मतलब इसकी पोजीशन को आप बता सकते हो, इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं, इसका एग्जैक्ट मोमेंटम, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वेव एक रीजन ऑफ स्पेस में हम ढूंढते हैं और जिसके हम एग्जैक्ट, हाँ कौन सी, चलिए। सो वेव जो हमारे पास है, जो कि डीलोकलाइज्ड होता है, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट इसकी वेलोसिटी, ये सारे पैरामीटर्स आप नहीं बता सकते हैं। हमने बोला वेव जो आपके पास है वो एक रीजन ऑफ स्पेस में कन्फाइंड होता है, और वो रीजन ऑफ स्पेस को हम क्या कहते हैं सर, एटॉमिक ऑर्बिटल। सो व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? इट इज अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which the probability of finding an electron it is maximum। सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वेव है, अब ये जो वेव है ना एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड, इस वेव को हम क्या नाम देते हैं, मैटर वेव, है ना। तो मैटर वेव, या दूसरा नाम इसका क्या है, डी ब्रॉगली वेव, है ना सर। मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव इनको कहा जाता है। किसी भी आपके पास मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, हमारे साथ कोई वेव एसोसिएटेड है, हाँ सर, डी ब्रॉगली वेव हमारे साथ भी एसोसिएटेड है, लेकिन हमें क्यों नहीं लगता, बिकॉज हमारा वजन बहुत ही ज्यादा है, मोमेंटम हमारा ज्यादा है। मोमेंटम ज्यादा है तो वेव लेंथ क्या होगी सर, कम, क्योंकि हमने कल सीखा था, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने देखा था कि जो मोमेंटम आपके पास है ना और वेव लेंथ, ये आपस में क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना आपके पास बढ़ेगा क्या मास, उतना ही आपके पास वेवलेंथ क्या होगी सर, कम। जितना कम मास होगा उतनी वेवलेंथ प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या, बहुत ही कम। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसमें वेवलेंथ प्रॉपर्टीज क्या होगी, ज्यादा। तो इसमें डोमिनेंट होगा वेव कैरेक्टर रादर देन द पार्टिकल नेचर, ठीक है। हमें क्या है डोमिनेंट, पार्टिकल नेचर रादर देन द वेव नेचर। दैट्स व्हाई कि आपके पास कि हम लोकलाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन या ऐसे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर ये मूव करते हैं विथ हाई, क्योंकि यूजुअली आपने देखोगे इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज स्पीड से मूव करता है, और इसकी स्पीड का ऑर्डर क्या है आपको याद अगर होगा, हमने सीखा था फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वेलोसिटी की फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या था, 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n, क्या, मीटर पर सेकेंड में। अगर आप देखोगे ये तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा स्पीड। अगर इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो इसकी पोजीशन को लोकलाइज करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। दैट्स वाई कि हम कहेंगे ये एक वेव नेचर इसका है, और जो कि आपके पास डोमिनेंट है देन दैट ऑफ पार्टिकल नेचर, ठीक है। यही चीज़ की बोली थी किसने, हीजनबर्ग ने, आप हाइजनबर्ग कहो। इट्स इम्पॉसिबल to calculate simultaneously the exact position and momentum. Momentum is related to velocity. It's impossible to calculate simultaneously the exact position and momentum of electron. मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप ढूंढोगे तो बहुत इम्पॉसिबल है कि आप इसकी वेलोसिटी या मोमेंटम आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली वो बता पाओगे। दो चीज़ें हैं, एक आपके पास है पोजीशन, दूसरा आपके पास है मोमेंटम। मोमेंटम इज रिलेटेड टू वेलोसिटी, पता होगी आपको, ठीक है ना, मोमेंटम या वेलोसिटी। इफ यू आर सर्टेन अबाउट दिस पोजीशन, यू आर अनसर्टेन अबाउट दिस मोमेंटम। लाइकवाइज आई विल गिव एन एग्जांपल। लाइकवाइज आपको पता है फैन है, ये जो फैन है ना इसके जो स्पीड्स है, अभी तक तो अभी आप बता सकते थे इनकी पोजीशन क्या है ना, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पीड है। लेकिन अगर मैं इसी स्पीड को घुमा दूं विद लार्जर स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड से, क्या आप एग्जैक्टली इसकी पोजीशन बता पाओगे? नो, यू कैन नॉट सी दैट। व्हाई? क्योंकि सर बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है। अब सी नाउ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज स्पीड से किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। बहुत ज्यादा स्पीड होने के बावजूद क्या इसकी पोजीशन आप लोकलाइज कर सकते हो? नहीं।
If you are certain in one quantity, you are uncertain about other quantity. Likewise, if you are certain about the position of electron in that region, you are uncertain about its momentum or uncertain about its velocity. कैसे? Likewise, आपको इसकी पोजीशन बताना है तो आपको इसको रोकना है ना? क्या इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी है ये? नहीं सर। एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होगी, इसका आरपीएम क्या होगा, मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आपको इसको घुमाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसकी स्पीड आप कैलकुलेट करोगे, आप इसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। सेम है यहाँ पे किसके लिए, दैट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। सो इसने ये कहा फॉर एन इलेक्ट्रॉन इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to calculate exactly the position and momentum is related to velocity simultaneously. Of an electron inside an atom. ठीक है, सो ये इम्पॉसिबल है, आप इस चीज को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दो चीजें मैंने बता दी, एक पोजीशन, दूसरी हमारे पास क्या है, मोमेंटम। मान लीजिए आपके पास अनसर्टेनिटी जो पोजीशन में है डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी का मतलब है एरर। इफ अनसर्टेनिटी इन शाबाश पोजीशन, अगर पोजीशन में हमारे पास डेल्टा एक्स है, इट्स एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अगर डेल्टा पी मोमेंटम में होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो आपको मालूम है जितना डेल्टा एक्स कम होगा उतना ही डेल्टा पी क्या होगा सर, ज्यादा। आ जाओ आ जाओ। अगर आपके पास डेल्टा एक्स क्या होगा सर, ज्यादा, डेल्टा पी क्या होगा, कम। क्यों? डेल्टा एक्स ज्यादा का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटिंग द पोजीशन, ये बहुत ज्यादा है। तो एरर अगर इसमें ज्यादा है तो मोमेंटम में एरर कैलकुलेशन में क्या आएगा, बहुत ही ज्यादा कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एरर कम आएगी बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपके पास मैं कह दूं कि आपके पास अगर डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी वो घट जाएगी। क्यों? आपको पता है ना मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी, m इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। इसमें अनसर्टेनिटी कम है तो वेलोसिटी में भी कम है, इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी में भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने बोला कि इनसाइड एन एटम पोजीशन को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास इनका कौन सा नेचर है, वेव नेचर। वेव इज डीलोकलाइज्ड। फॉर अ डीलोकलाइज्ड थिंग यू कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। व्हाट यू कैन से दैट यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबल पोजीशन, प्रोबेबल पोजीशन बता सकते हो, प्रोबेबल वेलोसिटी बता सकते हो, प्रोबेबल मोमेंटम बता सकते हो, एटसेट्रा। हर एक चीज प्रोबेबल बता सकते हो, नॉट एग्जैक्टली। जस्ट लाइक मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी, अगर आपको मुझे ढूंढना है तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कि मैं इस कमरे में मिलूंगा, लेकिन 100% नहीं है, दूसरे कमरे में भी हो सकता हूँ या एब्सेंट हो सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चांसेस ये है कि मैं इधर मौजूद हूँ, लेकिन 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है एक रीजन में, उस रीजन को क्या कहते हैं, हम कल डिस्कस किया था, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि 3 डायमेंशन स्पेस होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, अब यही किसने बोला, हाइजेनबर्ग ने, कि आप साइमल्टेनियसली ना तो मोमेंटम को ना तो वेलोसिटी, मोमेंटम ना तो पोजीशन को, या वेलोसिटी या पोजीशन को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते। अगर एक में एरर आपके पास कैलकुलेशन में ज्यादा है, दूसरे में कमी आ जाएगी, एक में कमी आ जाएगी, दूसरे में ज्यादा एरर वो बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, किसको, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4 इट इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4। ठीक है ना। तो सबसे कम मिनिमम कितनी आने वाली है, सबसे कम h/4 के बराबर। सो ऐसे में लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इंटू
डेल्टा पी किसके बराबर आएगा, m इंटू डेल्टा वी, मास इंटू वेलोसिटी, यह आएगा ग्रेटर और इक्वल टू h बाई 4 पाई के बराबर। सो मैं लिखूं डेल्टा x इंटू डेल्टा वी, इट्स ग्रेटर और इक्वल टू h बाई 4 पाई m। What is m? Where m is the mass of electron। यह आपके पास है एक्सप्रेशन किसके लिए, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल while calculating the uncertainties in position and in velocity, और पोजीशन या मोमेंटम में। ध्यान रखना यहाँ फर्क क्या है, यहाँ h बाई 4 पाई है, यहाँ पे क्या है h बाई 4 पाई m। इतना ही नहीं, आप एनर्जी और टाइम में भी अनसर्टेनिटी पाओगे, मतलब कि इसकी एग्जैक्ट क्या होगी एनर्जी इस पर्टिकुलर टाइम पे आप नहीं बता सकते। इफ यू आर सर्टन अबाउट टाइम, यू आर अनसर्टन अबाउट इट इज एनर्जी। वाई, रीजन क्या है, आपने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन जाता है ना एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल में क्या होता है, अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल होता है उधर ये कोशिश क्या करता है अपने स्टेट में आने की, कैसे आएगा वापस, बाय लूजिंग द एनर्जी। ठीक है, तो विद टाइम आप किसी भी इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे, यहाँ तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो विद टाइम आप इसकी एग्जैक्ट एनर्जी, वेदर वो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, आप उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं आ सकते। इफ यू आर सर्टन अबाउट इट्स एनर्जी, यू आर अनसर्टन अबाउट द टाइम इंटरवल जिसके लिए आपने ये एनर्जी कैलकुलेट की। या इफ यू आर अनसर्टन अबाउट, if you are certain about the time, you are uncertain about the energy दिया। ठीक है, सो सिमिलरली हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, डेल्टा E इंटू डेल्टा T इट इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाई 4 पाई के बराबर आने वाला है। ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, डायरेक्ट इससे पहले पूछा गया। आ जाओ आ जाओ, बैठो इधर, ये उठाओ, इधर ही बैठो। ठीक है, ये बात आई समझ। चलिए देखिए, इसके लिए देखो, इसको थोड़ा सा आप फील करो, इसको फील करते थोड़ा सा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए इनसाइड एन एटम, कि आपके बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर का था, याद है आपको जब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। साइज ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर का था, 10 रेज पावर माइनस 15 मीटर, याद है आपको। मान लीजिए अनसर्टेनिटी इसमें है 10 रेज पावर माइनस 15 मीटर, किसमें, दैट्स वेरी स्मॉल अनसर्टेनिटी, देखो है ना बहुत कम, 10 रेज पावर माइनस 15 बहुत ही कम होता है। सो वी विल हियर कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटिंग इट्स वेलोसिटी। तो यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इट्स ग्रेटर और इक्वल टू h बाई 4 पाई m, है ना। जरा कर दो यहाँ पे, मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी आएगी, डेल्टा v का वैल्यू आ जाएगा मिनिमम h बाई 4 पाई m इंटू डेल्टा x, है ना। करो कैलकुलेट डेल्टा v, ये क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34, है ना। नीचे क्या आने वाला है 4 पाई 3.14 इंटू m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31, और डेल्टा x का वैल्यू क्या है 10 रेज पावर माइनस 15। ध्यान रखना, ये मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी का साइज इस ऑर्डर का है 10 रेज पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, ध्यान रखो। अब इसके बाद है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियस के बाहर क्या पार्ट है, रखो ध्यान। अब देखो किस ऑर्डर का है, माइनस 15 माइनस 31, टोटल कितना हो माइनस 46। माइनस 46 ऊपर जाएगा क्या बनेगा प्लस 46, प्लस 46 माइनस 34 कितना हुआ माइनस 12 की प्लस 12, प्लस 12। तो ये किस ऑर्डर का आएगा, नियरली 10 रेज पावर 12। सी 10 रेज पावर 12 कितना बड़ा वैल्यू है, बहुत ही ज्यादा। आख तक जीरो चुन, कितने जीरोस, 12 जीरोस, है ना। अब ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा है। सो क्या ये पॉसिबल है, इट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10 रेज पावर, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो आप दोनों, चुक ज्यादा आसान खरीशा। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 15, शाबाश करो तालियां से खतर। कितने होते हैं इस पे 8 मीटर पर सेकंड, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। कोई भी अभी तक कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है जो कि एक्सीड करेगा स्पीड ऑफ लाइट को।
कितनी है 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है न्यूक्लियस में, ध्यान रखना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है इस विसिनिटी में, इतनी विसिनिटी में, तो कम से कम कितनी आनी चाहिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 10 रेज पावर 12, दैट्स मच लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट। इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल है। तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में नहीं पाओगे, इट विल बी ऑलवेज आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ किसके है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो किसने दिया था हीजनबर्ग ने। बात आई मेरे समझ, ठीक है। तो आप यहां से समझ सकते हो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है किसमें सर, न्यूक्लियस में। क्यों? अगर ऐसा होता तब जो अनसर्टेनिटी उसके कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी में आएगी वो बहुत ही ज्यादा आएगी, दैट विल बी मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। देन व्हाट विल हैपन कि आपके पास ज्यादा स्पीड, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आप इधर तक नहीं पाओगे। तो कम से कम इतनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा इससे बाहर ही होगा, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास और एक सवाल ऐसे गिवन है, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, मान लीजिए जिसका मास है 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ठीक है। इफ द अनसर्टेनिटी, या मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 2 इंटू 10 रेज पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड योर सर्टेनिटी इसमें जो कितनी आपके पास है, इट्स अप टू द ऑर्डर, लेट्स सपोज 10%। अनसर्टेनिटी जो आपके पास आ जाएगी इसमें वो कितनी आ जाएगी, अप टू 10%। बता दो व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटिंग इट इज पोजीशन, ठीक है। सो कहने का गर्ज मेरा ये था, यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ना इसमें, वो है 10% ऑफ जो इसकी वेलोसिटी थी, वो क्या है 2 इंटू 10 रेज पावर 4। 10% का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय, यह आएगा 2 इंटू 10 रेज पावर 4, ठीक है। तो 2 जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसल, बचा 2 जीरो, 2 और 1 3, तो बचेंगे 2 इंटू 10 रेज पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इट इज अनसर्टेनिटी इन किस में सर, वेलोसिटी। डायरेक्ट नहीं गिवन थी, हमें क्या बोला गया था कि वेलोसिटी इसकी इतनी है, और अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी में किस हद तक आ जाएगी, 10% तक आ जाएगी। 10% इसका हमने देखा इतना। अब बता दो अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी किस में सर, इन कैलकुलेटिंग पोजीशन। अभी देखा ना आपने, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी किसके बराबर होता है, h/4πm, है ना सर। अब यहाँ पे डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास डेल्टा एक्स निकले, ठीक है। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज पावर -34 डिवाइडेड बाई 4, और पाई का वैल्यू 3.14। मास इसका कितना है, 10 मिलीग्राम। 10, 1 मिलीग्राम कितना होता है, कितने केजीज होता है, कच्चा सा मिली मतलब 10 रेज पावर -3, तो 10 रेज पावर -3 ग्राम्स आ जाएंगे। लेकिन 1 ग्राम कितने केजी, 10 रेज पावर -3 केजी, टोटल आएगा 10 रेज पावर -6। तो 10 इंटू 10 रेज पावर -6, इसको लिख सकते हैं 10 रेज पावर -5 केजी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 रेज पावर -5, शाबाश, इंटू, हाँ हाँ हाँ, नहीं आया समझ, आया आप, ठीक है। ये 2 इंटू 10 रेज पावर 3, 2 इंटू 10 रेज पावर 3। अब बता दो कितना, बोलो, ये क्या आ जाएगा, 6.626 डिवाइड बाय, ये क्या 2 4 आर 8, है ना, 8 इंटू 3.14, और यहाँ 3 और -2 ऊपर जाएगा, बनेगा -2 ये बनेगा 32, है ना। अब इसको डिवाइड कर सकते हो, 6.626 अपॉन 8 4 आर 32, 8 1 आर 8, 9 10 11, ठीक है ना। सो 8 3 आर 24, 25 इंटू 10 रेज पावर -32। इसको जब डिवाइड करेंगे 6 1 आर 6, तो ये 6.5 लगभग, 6.5 को 4 बार कर दो, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 26 लगभग, है ना। तो 1/4 आ जाएगा, नहीं 1/4 से थोड़ा शाबाश कम ही आने वाला है। 1/4 कितना होता है, 0.25, 0. ये लगभग 0.20 आने वाला है, ठीक है ना। 0.20 इंटू 10 रेज पावर -32। सी ये वैल्यू कितना है, ज्यादा है कि कम, बहुत ही कम। सी क्यों,
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा। देखो 2 × 10⁻³ +3, यहां पे क्या है -32। जितनी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी सर ज्यादा, उतना ही अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटिव पोजीशन क्या होगा सर काम आने वाला है। ठीक है, सेम वाज द केस फॉर इलेक्ट्रॉन या किसी भी बॉडी के लिए होगा। ठीक, ये बात है समझ, और समझाना है सारे आवा समझ। ठीक, तो आओ समझ कायदन नसस। आपको पता है कि अनसर्टेनिटी फॉर्मूला क्या है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू h/4πm, है ना। अब मुझे यहाँ डेल्टा x निकालना है, डेल्टा v क्या होगा डिवाइड h/4πm डेल्टा v। h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34। अच्छा 4 और पाई ये है, और आपके पास मास कितना है शाबाश 10 मिलीग्राम। 10 इंटू 1 मिलीग्राम होता है 10⁻6 kg, तो ये आएगा टोटल 10⁻5 kg लिखा। और यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया 2 × 10⁻3। ये आपके पास पुट करके अल्टीमेटली किस ऑर्डर में आया 10⁻32, विच इज़ मच स्मॉलर। 10⁻32 बहुत ही छोटा वैल्यू, 0 पॉइंट कितने जीरोस 32 जीरोस डालने, फिर आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगा। मतलब आंसर आने वाला है देखो 0.1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 32, फिर क्या आएगा आंसर 20। तो ये बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ये कितना है 2000, है ना। इससे तो बहुत बड़ा है ना, ये बड़ा है ना इससे, या ये इससे छोटा बहुत है। तो अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी एक में, दूसरे में उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, आई बात समझ। दिस वाज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, अभी हमने डिस्कस किया था, जो हमें अभी बोला कि देयर इज अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच the probability of finding an electron it is maximum, that we called as atomic orbital. So what is atomic orbital? It is a 3-dimensional space around the nucleus, 3-dimensional space, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो क्या होगी मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कितनी हमने बोला इट्स अप टू द ऑर्डर 90 to 95%. So it means there will be some places where probability of finding an electron it is minimum, है ना। मैंने बोला places are there in which the probability of finding electron is maximum, those are called orbitals. गौर ध्यान। So हम ये कहेंगे, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास 3-dimensional स्पेस है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर मैक्सिमम। दैट 3-dimensional स्पेस वी कॉल दिस एज एटॉमिक ऑर्ब। सो दिस इज नथिंग बट इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। सो ये एटॉमिक, ये क्या है इसके इर्द गिर्द, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन के जो बादल है किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, क्योंकि जितने बादल ज्यादा होंगे उतनी डेंसिटी इनकी क्या होगी सर ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, नहीं डेंसिटी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। कहा ये ओबराई ज्यादा तन पे रूद प्रोबेबिलिटी वहां पे ज्यादा पड़ेगी बारिश, है कि नहीं, कि कम आस ज्यादा आस ना। तो समझ सर हजरत क्या उनमें ओबरा। हाँ साहब जी आम शार्क टैंकस मज जन जाय जेतनस बुत कन क्या बासे सोन ऑर्डर चे मान कर या शुभ मगर शार्क टैंक जज शुभ हाई कोर्टस में शुभ कुछ जज सा निक तूत रिश्वत हाँ खाली नहीं रिश्वत हाँ आप किसको लॉ रट या पर कानून अंधा नहीं होता है। अच्छा चलो देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, सो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कहां तक ये आपके पास क्लाउड होगा मैक्सिमम वहां पे प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसी भी होगी ना जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर मिनिमम होगा, उनको हम कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं,
ठीक है। सो व्हाट आर नोड्स? एक्चुअली नोड्स आर द प्लेसेस वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, या हम 0 कहेंगे। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, उस हिसाब से डिफरेंट काइंड के हमारे पास ऑर्बिटल्स है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है, किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। उसी हिसाब से हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के ऑर्बिटल्स हैं। एंड डिपेंड करता है कि आपके पास की डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आप फाइंड करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उस हिसाब से भी हमारे पास टाइप्स ऑफ नोड्स है। ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि क्या आप एंगुलर नोड्स फाइंड करना चाहते हो या रेडियल नोड्स। अलोंग द स्फीयर देयर विल बी रेडियल नोड्स, अलोंग द, अगर आप जाओगे किसी प्लेन में जाओगे, देयर विल बी एंगुलर नोड्स। ठीक है ना। सो यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। सो क्या क्या हमारे पास टाइप्स है ऑर्बिटल्स के? सुरैया आपने ये पढ़ा है, यही ना, ऑर्बिटल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा होगा ना आपके 11th क्लास में, पढ़ा होगा। क्या होगा? शार्क टैंक जाइंट और पान खा लो थोड़ा। हाँ, आप एक्सचेंज कर सकते हो, प्लीज बैठो इधर। यहाँ है ना आधे लोग ऐसे जिन्होंने हाफ मांस खाया, तो गर्मी बहुत होती है उनको। हाँ ठीक है, तो आई को गरम सेरिश कूल तेल त्रो याल गरम बस ना 2-4 मिनट बस, तब तक के लिए आप इसको यूज करते है ना। ठीक, ये सब है शार्क टैंक जज। बस हाँ चूर बिचार। ठीक हो? किसको सर्दी लगे? तेरी कॉकोरश है, आपको भी लगी सर्दी? क्या क्या नाचानिश कहते हैं चशने पानस ना दिल की। हाँ थे नजर। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, पहला हमारे पास है, पढ़ा होगा, बोलो शाबाश, एस ऑर्बिटल। बोलो मनान, क्या होता है एस ऑर्बिटल? बोलो। एस ऑर्बिटल ऐसा इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो कि स्फेरिकल होता है। इट इज स्फेरिकल इन शेप, ये स्फेरिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा होता है। अब ये न्यूक्लियस नहीं है, ध्यान रखो। ये जो मैं प्लस इधर लिख रहा हूं ये न्यूक्लियस नहीं, ये क्या है मैं आगे जाके समझा दूंगा। इट इज साइन ऑफ वेव फंक्शन। वो क्या होती है मैं अभी समझा दूंगा। साइन ऑफ वेव फंक्शन, इस वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साई से। किससे? साई। ऐसे साई को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक। सो ये स्फेरिकल इन शेप होता है। इस तरह दूसरा बताओ, पी ऑर्बिटल। शाबाश, पी ऑर्बिटल क्या होता है? डम्बल शेपर्ड, है ना। इट इज डम्बल शेपर्ड। डम्बल शेपर्ड। और कैसी होगी इसकी शेप? बोलो। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये आपके पास एक लूप, ये दूसरा लूप इसका है। ठीक है। सो ये आपके पास ये प्लस या माइनस है ना, मैंने बता दिया। ये आपके पास किसकी साइन है? इट इज द साइन ऑफ वेव। ये वेव फंक्शन क्या होता है आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? डी ऑर्बिटल। बोलो, डी ऑर्बिटल की शेप, मतलब जितना आप आगे बढ़ोगे ना उतना ही आपके पास इनकी कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ जाएगी। ये सिंपल है, ये से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और डी ऑर्बिटल इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आएगा। तो डबल डम्बल शेप्ड कैसे आ जाएगी? ऐसे करके।
ठीक है, पूवशा बनाओ, ये 2 लूप्स इसके, ये इसके 2 लूप्स, ठीक है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। जब भी आप न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जाओगे, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आपको ऐसे दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसे। सिमिलरली f ऑर्बिटल, g ऑर्बिटल, h ऑर्बिटल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास है, लेकिन यू शुड नो अबाउट दिस s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल की शेप और d ऑर्बिटल की आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली अगर आप एटम में जाओगे ना, ध्यान रखो, अगर आप एटम में जाओगे, एटम में जाके अंदर आपको मिलेगा शेल। क्या मिलेगा? जो कि बोहर ने कंसेप्ट दिया था, लेकिन शेल का एक्चुअली कंसेप्ट नहीं है। देयर विल बी सब शेल, और उसी सब शेल में अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल। और उसी ऑर्बिटल में आपको क्या मिलने वाला है सर? इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, ठीक है। ये डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, उस डिब्बे में और एक डिब्बा, और एक डिब्बा, फिर अल्टीमेटली और एक डिब्बा, फिर क्या मिलेगा? अंगूठी मिलेगी, है ना। इट्स लाइक दैट कि आप यहाँ पे आए शालीमार में, शालीमार इज एन एटम, शालीमार इज एन एटम। देन शालीमार में अल्टीमेटली आप इस गली में चले गए, और ये गली आपके लिए एक शेल है। शेल को दूसरा नाम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट। फिर अल्टीमेटली आप क्या आज इस बिल्डिंग में आए, दैट इज सब शेल। और फिर इस बिल्डिंग में, इस कमरे में आए, दैट इज ऑर्बिटल। और इस ऑर्बिटल में से अल्टीमेटली मुझे ढूंढा आपने, और ये जो ढूंढा आपने दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, कोई बोलेगा कोई इरफान सर से अकेडमी का शालीमार में, फिर अल्टीमेटली कोई बंदा ऐसा होगा, अल्टीमेटली वो इस कमरे में इधर मुझे ढूंढेगा, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की वो उसी की है ना, क्योंकि उसने वहाँ पे ढूंढा जहाँ पे आपके पास वो रीजन एग्जैक्ट है जहाँ पे इरफान सर मिलेगा, ठीक है। तो इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की सबसे ज़्यादा किस में होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल में। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास कहाँ पे मौजूद होगा? खुद सब शेल में। सब शेल खुद शेल में, शेल तो किस में मौजूद होता है? एटम। हाँ, ऑब्वियसली एटॉमिक ऑर्बिटल भी किस में मौजूद होता है? किस में? एटम में ही। लेकिन अगर हमें समझना होगा इन ऑर्डर में, तो पहले एटम, फिर शेल, शेल के बाद सब शेल, सब शेल में घुसोगे तो ऑर्बिटल, उसमें घुसोगे तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिले। एक्चुअली देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम ऐसे लिखते हैं पहले इसको, ठीक है। अब कितने सब शेल्स हो गए? 3 टाइप्स के, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, इस तरह अप टू। सो फिलहाल के लिए तो हम 3 पढ़ेंगे। तो एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। एस सब शेल जो हमारे पास है, इसमें एक ऑर्बिटल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। उसको सिंपली हम क्या नाम देते हैं? एस ऑर्बिटल, क्योंकि इसकी एक ही ओरिएंटेशन है। एक ऑर्बिटल मतलब एक ही ओरिएंटेशन होगी। क्यों? अगर आप फुटबॉल को किसी भी डायरेक्शन में देखोगे, आपको एक जैसी लगेगी, लगेगी ना। स्फीयर को हर एक डायरेक्शन में देखोगे ना, तो आपको ओरिएंटेशन डिफरेंट लगेगी कि सेम? सेम ओरिएंटेशन लगेगी। लेकिन पी ऑर्बिटल को अगर आप देखोगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस आपके पास मिलेगी। तभी पी जो सब शेल आपके पास है, इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है। पी सब शेल में आपको 3 ओरिएंटेशंस मिलेंगी, मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगी। ओरिएंटेशंस मतलब 3 ऑर्बिटल्स होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बोला एक है पी एक्स, पी वाई या पी जेड, डिपेंड करता, ध्यान रखो ये 3 एक्सिस है ना, डिपेंड करता है कि इस डायरेक्शन में आपके पास है, इस डायरेक्शन में आपके पास है, या इस डायरेक्शन में आपके पास है। अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई या अलोंग जेड में ये आपके पास ओरिएंटेड है। इस तरह आपके पास क्या आएगा? डी सब शेल। डी सब शेल में आपके पास 5 ओरिएंटेशंस है। 5 ओरिएंटेशन मतलब 5 ऑर्बिटल्स, 5 ओरिएंटेशंस है। 5 ओरिएंटेशंस का मतलब है ऑर्बिटल्स 5 इसमें हो गए। 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से बताएगा कोई? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, माइनस नहीं डी